सोचिए, अगर आपको आपका हक मिलने वाला हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो, लेकिन आखिरी वक्त पर वही हक आपसे छीन लिया जाए, तो क्या होगा? सोचिए, ऐसा ही 17 अप्रैल 2026 को संसद में कुछ ऐसा ही घटना हुआ। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल पास होने से बस कुछ कदम दूर रह गया और पास नहीं हो पाया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी हार थी या इसके पीछे कोई राजनीति छुपा हुआ है? आज हम इस पूरे मामले को बिना किसी के पक्ष लिए आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये बिल है क्या। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाए। यानी अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 33 सीटों पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। यह कोई नया विचार नहीं है, बल्कि पिछले 30-40 सालों से इसकी मांग होती आ रही है। लेकिन असली समस्या यहां से शुरू होती है, क्योंकि इस कानून को लागू करने के लिए 2 शर्तें रखी गई थी। सबसे पहले देश में नई जनगणना होनी चाहिए और दूसरी उसके बाद परिसीमन यानी लिमिटेशन यानी सीटों की सीमाओं का दोबारा तय होना चाहिए। अभी डिलिमिटेशन क्या होता है, इसे आसान तरीकों से समझते हैं। मान लीजिए एक केक है और उसे अलग अलग लोगों में बांटना हो, तो अब सवाल उठता है कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। यह आमतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी संख्या कितनी है। ठीक वैसे ही संसद की सीटें भी जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। जिन राज्यों की आबादी ज्यादा होती है उन्हें ज्यादा सीटें मिलती हैं और जिन की आबादी कम होती है उन्हें कम। लेकिन यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर था कि अगर नई जनगणना के बाद सीटों की बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। उदाहरण के लिए आज उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, तो भविष्य में 120 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। वही तमिलनाडु जैसे राज्यों की सीटें लगभग उतनी ही रह सकती हैं जितनी पहले थी, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है। अब सोचिए जिन्होंने जनसंख्या निरंतर पे अच्छा काम किया, दिन रात लग के काम किया, उन्हें नुकसान हो जाएगा। जिनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है उन्हें तो फायदा हो जाएगा। यही बात कई राज्यों को स्वीकार नहीं थी। इसी वजह से विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। लेकिन उनका कहना था कि वे महिलाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस शर्त के खिलाफ हैं जो डिलिमिटेशन था। लेकिन जब संसद भवन में 17 अप्रैल को जब लोकसभा में वोटिंग शुरू हुई तो कुल 528 सांसद मौजूद थे। इस बिल को पास करने के लिए करीब 352 वोटों की जरूरत थी। लेकिन जो कि 2/3 बहुमत होता है, यानी संविधान में किसी भी बड़े संशोधन के लिए संसद में विशेष यानी स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन बिल के पास में सिर्फ 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट पड़े। पहली नजर में लगता है कि समर्थन ज्यादा है, लेकिन नियमों के अनुसार यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए बिल पास हो नहीं सका, यानी बिल गिर गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार को पहले से पता था कि उसके पास पूरा बहुमत नहीं है, फिर भी बिल लाया। राजनीति को
समझने वाले लोग मानते हैं कि ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए यहाँ एक तीसरी संभावना सामने आ सकती है कि ये सोची समझी रणनीति हो सकता है। अगर बिल पास हो जाता तो पूरा श्रेय सरकार को मिलता, लेकिन जब बिल गिर गया तो सरकार यह कह सकती है कि उसने महिलाओं के लिए कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने उन्हें रोक दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष को अब यह समझना पड़ेगा कि वह महिलाओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि सिर्फ शर्तों के खिलाफ थे। लेकिन जनता तक कौन ये बात पहुंचाएगी, यही तो असली खेल है। इसके अलावा एक और मुद्दा भी था, जिसे कोटा के अंदर कोटा कहा जाता है। यानी क्या इस 33% आरक्षण के भीतर ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए या नहीं, इस पर भी सभी दलों में सहमति नहीं बन पाई। साथ ही बिना जनगणना की सीटों का नया बंटवारा करना कानूनी रूप से चैलेंजेस हो सकता है और इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब अगर सीधी बातों में बात करें तो इस पूरे घटना क्रम में राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से फायदे की स्थिति में नजर आते हैं। सरकार इस मुद्दे को नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकती है कि उसने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वही विपक्ष ने इन्हें बिल पास होने दिया। वही विपक्ष यह कह सकता है कि उसने संविधान और राज्यों के संतुलन को बचाया। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं को मिला क्या मिला। यही सच यही है कि उन्हें फिर से इंतजार करना पड़ेगा, तो इंतजार मिला। अभी यह मुद्दा यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से असली राजनीति शुरू होती है। 2029 में चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है सरकार का। सरकार कहेगी कि उसने बिल लाया था और विपक्ष ने रोक दिया इसको, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि सरकार की शर्तें गलत थी। विपक्ष भी तो कहेगा कुछ ना कुछ। आखिर में फैसला जनता को करना होगा, खासकर महिलाओं को, कि ये किस पर भरोसा करती हैं। भारत में महिला आरक्षण की लड़ाई कोई नहीं है। 1996 से इस मुद्दे के बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से अटक जाता है। फिर 2026 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां राजनीति अपने हिसाब से चलती रही और महिलाएं एक बार फिर से इंतजार करती रह गईं। सवाल आपसे क्या यह सिर्फ तकनीकी समस्या थी या फिर एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था? और क्या आपको लगता है कि 2029 तक महिलाओं को उनका हक मिल पाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद।